everyone. My name is Vaishali Singh. I have secured All India Rank 8 this year. And I am a lawyer. I was a lawyer by profession, not now. And I worked in a corporate law firm for some time, and then I left my job and started my preparation. And this was my second attempt. I think यहाँ पे सब इतना बोल चुके हैं कि मैं कुछ भी बोलूँगी आपको लगेगा ओ ये तो हमारे notebooks में already है. But still I'll try and share my journey and what I learned from it. क्योंकि I think वो सबके साथ applicable होता है. So when I wrote my first attempt, मैंने जितनी गलतियाँ करी उससे ज़्यादा गलतियाँ मैं कर नहीं सकती थी UPSC एग्जामिनेशन की डिमांड्स को समझने में. मुझे लगा कि मेरे पास 5 महीने थे. मैंने जनवरी में तैयारी स्टार्ट करी, जून में अटैम्प्ट लिखना था. इतना सारा सिलेबस है, सिलेबस ही करती रह गई. और आई डेंट रियलाइज़ कि एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है. इट वाज ऑल स्टडीज़ फॉर मी एंड आई फेल्ड एट प्रीलिम्स एंड इट वाज शैटरिंग. ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से हैंडल किया. स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सब रोते हैं, 10-15 दिन निकल जाते हैं. बट फिर मैंने सोचा कि गलतियाँ क्या हुई, एंड जो मैंने उस अटैम्प्ट की गलतियों से सीखा वो सेम चीज़ मैंने अपने मेंस में यूज़ करी और मैंने अपने इंटरव्यू में यूज़ करी, एंड आई क्लियर इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट एंड विद अ गुड रैंक. सो इससे मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप देखें कि आप गलत क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट होती है. जो हम गलतियाँ करते हैं उसे चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे 4-5 गलतियाँ. जब मैं रात में पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं सुबह 6 बजे सोती हूँ. सो मेरा दिमाग, मैंने प्रीलिम्स से पहले ये चेंज नहीं करा. प्रीलिम्स तो सुबह होता था, तो मेरा दिमाग नहीं चला प्रीलिम्स में. पहला क्वेश्चन पढ़ने में मुझे 2 मिनट लग रहे हैं बिकॉज माई माइंड वॉज लिटरली स्लीपिंग. एंड आई रियलाइज ये तो इतना बड़ा ब्लंडर था. हाउ कुड आई डन दिस? सो मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट में 2 महीने पहले अपना स्लीपिंग साइकिल चेंज करा. आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि डेली मैं सुबह 8 बजे उठूँ, डेली 9:30 to 11:30 एक मॉक टेस्ट लिखूँ, क्योंकि वो मेरी कमी थी पिछली बार जो मैंने इस बार पूरी करनी थी. सो वो मैंने चेंज करा. सेम चीज़ मैंने फिर मेंस में भी करी. और इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा आफ्टरनून सेशन में इंटरव्यू था, तो मैंने अपने सारे मॉक टेस्ट आफ्टरनून सेशन में दिए. बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी बॉडी का, माइंड का एक क्लॉक होता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वी शुड वर्क अकॉर्डिंगली. दूसरी गलती जो मैंने करी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, पहले प्रीलिम से पहले मैंने एक भी मॉक टेस्ट 2 घंटे बैठकर नहीं लिखा था. मुझे लगता था मॉक टेस्ट से सिर्फ न्यू क्वेश्चंस ही तो मिलने हैं, 10 करेंगे. सो जब मैं पेपर लिखने गई तब आई एम थिंकिंग कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, 80 करूं, 70 करूं. तब बैठकर आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी. पेपर 2 का आई डेंट इवन नो कि 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ. आई थॉट 100 होते हैं. एंड वहीं जाकर जब मैंने पेज पलटा तो रियलाइज भाई 80. आई थॉट मेरा क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट है. सो आई लर्न फ्रॉम इट कि इस एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ तुम्हें थोड़ा तो स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स से पहले मैंने 60 to 70 मॉक्स करे. मेरे मेंस की पूरी प्रिपरेशन वाज मॉक टेस्ट. एंड इवन फॉर इंटरव्यू मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो मेरे में कमी थी वो मुझे हर स्टेज पे नहीं दोहराना है, मुझे नहीं फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाके फेल करना है. सो प्रीलिम्स के बारे में मैं फिर आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगी, क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है. Start with first the basic sources of prelims. I usually divide the syllabus of prelims into 2. First is static and second is your current affairs. Talking about current affairs first. So current affairs के लिए बहुत सारे sources होते हैं. यहाँ पे I'm talking about my sources. This is what worked for me and ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए सेम हो, तो आप देख सकते हैं आपके लिए क्या वर्क करता है. So current affairs के लिए सबसे पहले I was a very ardent follower of newspaper. I used to read 2 newspapers until the last month of before prelims. So I stopped reading newspapers 15 to 20 days before prelims. But उससे पहले मैं 2 newspapers पढ़ती थी. मैं यूजुअली हिंदू और लाइफ मिंट पढ़ती थी, एंड कभी कभी जो इंडियन एक्सप्रेस होता है उसके कुछ एक्सप्लेन्ड पेजेस. सो आई यूज टू मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर. एंड मुझे लगता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी न्यूज़ आई है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ है कि पार्लियामेंट का सेशन इतने से इतने दिन चला, इतने घंटे हुआ, या कोई भी पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज़ है, तो पार्लियामेंट के जो बेसिक्स हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एक न्यूज़ को सिर्फ न्यूज़ की तरह ना लेकर उसको आप प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर पढ़ेंगे, तो आपके करंट अफेयर्स काफ़ी बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं. न्यूज़पेपर के एडिशन में मैं साथ में मंथली मॉड्यूल्स तो मैं नहीं पढ़ पाई थी इस बार. मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे पढ़ा था, बट क्योंकि मैं मंथली मॉड्यूल्स नहीं पढ़ पाई थी, तो एंड में जो ईयर का जो कंपाइलेशन आता है, आप PT 365 ले लीजिए या इनसाइट्स के कंपाइलेशन आते हैं, आप उसमें से कोई भी एक कंपाइलेशन उठाकर आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं. क्योंकि इतना तो आपको बेसिक करना ही है ताकि आप एटलीस्ट वो सोर्सेज कवर करें जो बाकी सारे बच्चे कवर करेंगे. तो आप कोई भी एक ईयर कंपाइलेशन आप ले सकते हैं. इसके एडिशन में
एक जो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज मैं करती थी वो था, मैं इनसाइट्स के डेली क्विज को फॉलो कर लेती थी, और अगर साथ के साथ नहीं कर पाए तो उनके भी मंथली कंपाइलेशन आते थे। उससे आपका डिटेल में डे टू डे बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर हो पाते थे। सो ये था मेरा ब्रॉड रीडिंग ऑफ करंट अफेयर्स। मैंने इससे ज़्यादा सोर्सेज नहीं लिए थे, और मैं न्यूज़पेपर नोट्स दोबारा पढ़ भी नहीं पाई थी, बट क्योंकि मैंने वो न्यूज़पेपर नोट्स खुद से बनाए थे वो मुझे याद रह गए थे। सो नाउ कमिंग टू स्टैटिक, मेरा शुरू से बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी थी, बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखकर, कि मैं अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करूँगी, मैं अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखूँगी, क्योंकि मुझे रिविजन पे ज़्यादा फोकस करना है, मुझे चीज़ें याद रहें इसका मुझे ज़्यादा कोशिश करनी है। तो मेरे जो ब्रॉड सोर्सेज थे, ब्रॉड नहीं, आई विल से ये ओनली सोर्सेज थे, वो थे हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा था। मुझे लगता था कि मुझे बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी भी पढ़ लेनी चाहिए, बट मुझे समय नहीं मिला। आप वो भी इसके एडिशन में पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ा था। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था, एंड मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ा था। काफ़ी बच्चे बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, शायद ज़रूरी भी नहीं होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, बट जिस तरह से क्वेश्चंस पॉलिटी से अब पूछे जा रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था आर्टिकल 110 मनी बिल के ऊपर, अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो आपको वो क्वेश्चन आंसर करना ईजी होगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आप लक्ष्मीकांत के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी रखकर पढ़ें। थर्ड, इन्वायरमेंट के लिए मैंने अनअकैडमी पे कुछ वीडियोस थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मैंने वो वीडियोस पढ़ के उसके नोट्स बना लिए थे। एंड इसके एडिशन में मैंने शंकर आयस की जो बुक है वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, उसके सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस मैंने ये पढ़ा था। इसके अलावा आई यूज़ टू सप्लीमेंट माई नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट यूजिंग मॉक टेस्ट्स, क्योंकि जब से IFOS एंड बाकी सर्विसेज का कंबाइंड पेपर होने लग गए हैं तो इन्वायरमेंट की वेटेज बढ़ गई थी, तो मैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पेपर्स एक्स्ट्रा करती थी इन्वायरमेंट के लिए। कमिंग टू अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स का मेरा स्टडी किसी बुक बेस्ड नहीं था, मैंने न्यूज़पेपर से इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करा है, स्पेशली लाइव मिंट से। उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक सर्वे को अपना सोर्स माना है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के लिए, एंड इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने का तरीका मुझे मेरे सेकंड अटेम्प्ट में ही समझ में आया। इकोनॉमिक सर्वे को आप एक चैप्टर की तरह ना पढ़ें, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो अलग अलग टर्म्स मेंशन्ड होती हैं, आप उन टर्म्स को पकड़कर उनका डेफिनेशन निकालें, उनका मीनिंग निकालें, उनका जो भी उनसे रिलेटेड है वो पढ़ें। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है तो इस बार शायद ये स्ट्रैटेजी वर्क ना करे, पर अगर आपने प्रीवियस इकोनॉमिक सर्विस पढ़े हैं तो ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं बजट बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, क्योंकि बजट के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार इंटरिम बजट एंड नॉर्मल बजट का जो डिफरेंस है वो शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स के जो सोर्सेज हैं वो मेनली करंट ओरिएंटेड सोर्सेज हैं, बेसिक्स तो आप कवर कर ही लेते हैं जब आप पढ़ते हैं। इनके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो बेसिक NCERT बुक्स हैं क्लास 11th एंड 12th की, मैंने वो बुक्स पढ़ी, साथ में GC लियोंग पढ़ा, एंड इन दोनों को मैंने सप्लीमेंट करा मैप वर्क से, क्योंकि अगर आप कुछ पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, एंड क्योंकि वो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को कैच कर सकते हैं तो आप एडिशनल मार्क्स गेन कर सकते हैं जो शायद कोई और कैंडिडेट ना कर पाएँ। तो उसके लिए मेरा एक डेली एक्सरसाइज होती थी। मेरे रूम में बड़े बड़े मैप्स लगे हुए हैं, आई एम श्योर आपके रूम में भी होंगे। आप बस उन मैप्स के सामने डेली 10 या 15 मिनट खड़े हो जाइए, एक एक कॉन्टिनेंट को आप डे बाय डे आप कवर करते चलिए। हर कॉन्टिनेंट के कितने स्टेट्स, कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ का इंटरनेशनल बॉर्डर है, कौन सा लैंडलॉक्ड है, उनके आसपास कौन से स्ट्रेट्स हैं, कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। ये एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है और याद नहीं रहता है, पर अगर आप डेली बेसिस पे 10-10 मिनट निकालेंगे तो आई एम श्योर आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप मैप्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एंड दिस रियली हेल्प मी। सो ये मेरा ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी था। एंड इसके अलावा बाकी कोई भी अगर और सब्जेक्ट है तो वो मैं करंट अफेयर्स के मॉड्यूल से ही कवर करती थी। सो दीज वर माई बेसिक सोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स, एंड इन सबको मैंने सप्लीमेंट करा बहुत सारे मॉक टेस्ट कर। नाउ आई कम टू मॉक टेस्ट एंड पास्ट ईयर पेपर्स। आई थिंक कि एक प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी है, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, क्या सोर्स होगा। पर जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम अपने पास्ट ईयर पेपर्स को पढ़ा, सो आई रियलाइज़ कि देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज जिसमें UPSC ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है या कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछता है, एंड उनके अंदर भी दे एक्सपेक्ट सर्टेन स्पेसिफिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कीम आई है या कोई इम्पॉर्टेंट बॉडी है तो
आफ्टर यू सी द पास्ट ईयर पेपर्स आपको लगेगा कि यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू नो कि वो कौन सी मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है, या उनका हेड कौन है, या उसमें क्या चेन ऑफ कमांड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह का ओरिएंटेशन बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखें। काफ़ी लोग कहते हैं आप 25-30 साल के पास्ट ईयर्स देखें। मेरे पास इतना समय नहीं था, तो मैंने पिछले 10 साल के पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे, एंड स्पेसिफिकली पिछले 3 साल के जो पेपर्स थे उनको मैंने बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन को देखा था, क्योंकि वही एक कंटिन्यूस पैटर्न अब बन रहा है पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल के पेपर्स वर मोर और लेस सिमिलर। सो फॉर यू टू गॉज दैट, आई थिंक आपको पास्ट ईयर पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए टू फाइंड ए द एरिया ऑफ क्वेश्चंस एंड बी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. This will help you in your newspaper reading also. Now coming to mock tests, in my humble opinion, I think that mock test is the single most effective strategy for you to crack prelims, because आपको जब prelims आएगा तो वहाँ पे जिस तरह के questions पूछे जाते हैं हमने बहुत पढ़ा होता है, but फिर भी 45-50 questions ही आते हैं। जो आपको next 30-40 questions attempt करने हैं वो आपका mock test का जो strategy है that will help you. एंड मॉक टेस्ट का मुझे लगता है कि देर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट. वन इज़ नॉलेज, दैट यू फाइंड न्यू क्वेश्चंस, आपको नए एरिया से मिले, नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिले एंड आप नॉलेज गेन करें. सेकेंड उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्ट्रैटेजी. मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपका एक सेट स्ट्रैटेजी हो, एंड वो हर किसी के लिए डिफरेंटली वर्क करता है. मैं अपना एक्सप्लेन कर सकती हूँ जो मेरा पूरा प्रीलिम्स का जर्नी रहा है, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग योर ओन स्ट्रैटेजी. So I used to attempt, in the last 2 months, I used to attempt one mock test every day from 9:30 to 11:30 in the morning in a condition जहाँ फ़ैन नहीं चल रहा है, जहाँ AC नहीं चल रहा है, because ऐसे ही एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे एंड आपको उस इन्वायरमेंट के लिए, आपको रेडी करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यूजुअली रात में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, बट मुझे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग सुबह के समय में चला नहीं जब चलना चाहिए था. तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप रात में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट लास्ट के 1 महीने में आप डेली सुबह उठें एंड डेली सुबह 9:30 to 11:30 एक मॉक प्रैक्टिस करें, ताकि योर माइंड इज़ द मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग दोज 2 आवर्स. एंड ये प्रैक्टिस आप पिछले प्रीलिम से 1.5-2 महीना पहले से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. इन एडिशन टू दिस, मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए. मुझे लगता है हर बच्चे का अपना एक इक्विलिब्रियम होता है ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे शुड अटेम्प्ट. फॉर एग्जांपल, मेरे लिए 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना वाज द मोस्ट स्कोरिंग इन माय मॉक्स, सो आई वेंट विद दैट स्ट्रैटेजी. आई नो सम स्टूडेंट्स जो प्रिसिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड वो 70-75 क्वेश्चंस करके भी क्रैक कर लेते हैं. सो ये आपके लिए क्या वर्क करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, एंड मॉक टेस्ट को सिर्फ नॉलेज का ना लेकर स्ट्रैटेजी का बनाएं. तो आप हर 5-10 पेपर के बाद आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके अटैम्प्ट्स हैं आप चेंज कर सकते हैं टू सी कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू. सो दिस इज़ हाउ यू रियलाइज़ कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड आप कॉन्फिडेंटली फिर एक्चुअल पेपर में उतने क्वेश्चंस करेंगे. नाउ कमिंग ऑन द गेस वर्क, आई रियली थिंक कि किसी को भी हमें से 50 या 40-50-60 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रीलिम्स के एक्चुअल पेपर में श्योर शॉट, एंड इससे ज़्यादा ही अटैम्प्ट करने की ज़रूरत होती है. सो गेस वर्क बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, स्पेशली ये सोचते हुए कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा डेंजरस होता है, बट आप नेगेटिव मार्किंग से इतना ना डर जाएं कि आप गेस वर्क ना करें या गेस वर्क कॉन्फिडेंटली ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली नेगेटिव मार्किंग इज़ 1/3. अगर आप 4 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन ठीक कर देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा. सो अगर आप चांस नहीं लेंगे तो शायद कोई और जो आपके साइड में बैठे वाला होगा वो एक गेस वर्क करेगा एंड ही विल स्कोर मोर देन यू. सो यू शुड नॉट वरी अबाउट मेकिंग गेसेस, बट येस, ये भी नहीं कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दें तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा. अब गेस वर्क के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करी थी, शायद आपको हेल्प हो. ब्रॉडली 2 स्ट्रैटेजीज़. फर्स्ट, जब मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करती थी तो मैं उसको 2 राउंड्स में अटैम्प्ट करती थी. फर्स्ट में मैं सिर्फ उनको मार्क करती थी जिनके लिए मैं 100% श्योर होती थी, एंड सेकेंड में मैं पेंसिल से बाकी सर्कल्स फिल करती थी जो मुझे गेस वर्क करना होता था. सो मॉक आफ्टर मॉक आई रियलाइज्ड कि अगर मैं 40 या 45 गेस वर्क कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 25-30 करेक्ट एंड माई स्कोर इज़ पॉजिटिव ओनली. सो ये एक्सरसाइज गेव मी कॉन्फिडेंस कि माई गेस वर्क कैन रियली पे ऑफ.
इनिशियली मुझे लगता था कि मेरा गेस वर्क अच्छा नहीं है, पर जब आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। और ये मुझे सिविल सर्विसेज में बहुत हेल्प करा, क्योंकि मैंने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। मुझे सिर्फ श्योर शॉट 45 आते थे, बट मैंने 47 और गेस वर्क करे थे। तो और मेरा स्कोर समवेयर अराउंड 120 आ रहा था बेस्ड ऑन वेरियस आंसर कीज। सो आई थिंक दिस कैन वर्क फॉर यू, दैट कॉन्फिडेंस कि आप गेस करें। एंड सेकेंड, गेस वर्क कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप फिर से जो मॉक टेस्ट हैं आप उनको बहुत ही ध्यान से बैठ के देखें कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो आप क्यों गलत कर रहे हैं। क्या कोई आपकी कोई पर्टिकुलर सोच है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो गलत हो रहा है, या कोई पैटर्न है आपकी गलतियों में। मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से आती हूँ तो मैं बहुत ही टेक्निकल हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू सर्टेन सेंटेंसेस। एंड जब तक कोई सेंटेंस मुझे 100% करेक्ट नहीं लगता था, मुझे लगता था कि वो सेंटेंस सही नहीं है, एंड आई यूज्ड टू मार्क इट रॉन्ग। एंड आई आइडेंटिफाइड कि मॉक आफ्टर मॉक मैं ये गलती बार बार दोहरा रही थी। सो आफ्टर अ सेट ऑफ 10, 15, 20 मॉक्स आई रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम जो है ये मुझे ठीक करना चाहिए। एंड आई डिसाइडेड कि इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट जो 70-80% भी अगर करेक्ट है, देन आई विल टेक इट एज करेक्ट, आई विल नॉट बिकम टू टेक्निकल। एंड दिस रियली हेल्प मी। देयर वर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस इन दिस टाइम्स प्रीलिम्स which I would have marked wrong अगर मैंने ये एक्सरसाइज नहीं करा होता। सो ये इतने सारा बोलकर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप मॉक टेस्ट को सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ना देखें, आप अपनी वीकनेसेस उस प्रोसेस में आइडेंटिफाई करें, आप अपना स्ट्रैटेजी उसमें से आइडेंटिफाई करें, ताकि प्रीलिम्स के टाइम पे यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू। एंड सो दिस इज़ ब्रॉडली अबाउट मॉक टेस्ट। आई विल सजेस्ट दैट एटलीस्ट आखिर के 2 महीने में आप अगर 40-50 मॉक्स कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। मैंने कम से कम आई हैव डन सम 60-70 मॉक्स। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मॉक्स के लिए राइट फ्रॉम जनवरी। सो बट इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के 2-3 महीने कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कि प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी आपको कब से शुरू कर देनी चाहिए। ये मुझे लगता है हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ऑन योर लेवल ऑफ कंफर्ट एंड ऑल्सो योर मेंटल सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मैं एक बार प्रीलिम्स में फ़ेल कर चुकी थी तो मुझे पता था, थोड़ा सा डर बैठ जाता है अंदर, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स के लिए देना मैंने ज़रूरी समझा। स्पेशली बिकॉज प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज होते होते प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो मैंने मार्च से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो आई गिव 3 फुल मंथ्स। ज़रूरी नहीं आपको 3 मंथ्स देना है, बट 2 मंथ्स तो आई थिंक आपको डेफिनेटली देना चाहिए। एंड इन 3 मंथ्स में आपका रिविजन शुड बी द की। नाउ कमिंग टू रिविजन फॉर प्रीलिम्स। सो रिविजन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, ऑनलाइन नोट्स, ऑफलाइन नोट्स। आई एम अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ ऑनलाइन नोट्स। आई प्रेफर मेकिंग ऑनलाइन नोट्स बिकॉज आप उनको अच्छे से आप उनको फाइल कर सकते हैं, आप कंट्रोल फाइंड करके कुछ सर्च कर सकते हैं, आप उसमें लिंक्स डाल सकते हैं। सो एटलीस्ट करंट अफेयर्स के एंड कुछ और टॉपिक्स के मैंने ऑनलाइन नोट्स अपने लिए बनाए थे, डिजिटल नोट्स, एंड आई यूज्ड टू फॉलो देम। एंड नाउ कमिंग टू स्टैटिक का रिविजन। सो शॉर्ट नोट्स आई हैव हर्ड रियली हेल्प्स, बट आई विल बी ऑनेस्ट, आई वाज नेवर अ शॉर्ट नोट्स पर्सन, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी था, मैं अपने बुक के अंदर ही आई यूज्ड टू मार्क with 3 or 4 different color pens, and जितना टाइम मेरे पास होता था उस हिसाब से आई यूज्ड टू रिवाइज। इफ़ आई हैव ऑल द टाइम दैन मैं पूरा का पूरा ऑब्वियसली वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करती थी। बट अगर मुझे लास्ट में 3-4 घंटे में रिवाइज करना है तो जो मैंने ब्लू पेन से मार्क करा है फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ वो पूरे नोट्स घुमा लेती थी, पूरी बुक घुमा लेती थी, एंड वहाँ से मैं रिविजन करती थी। मुझे लगता है प्रीलिम से पहले, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्ट्स जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, आप कम से कम 2 या 3 रिविजन करें इन द लास्ट 2 or 3 months, एंड ट्रस्ट मी इट्स पॉसिबल। एंड स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट का चैप्टर है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का चैप्टर है, हिस्ट्री में सिविल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स के जो चैप्टर्स हैं, जो वो सारे जो कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप एंड के लिए छोड़ सकते हैं ताकि आप इनको एंड में फिर से एक बार रिवाइज करें। सो जो पूरा रिविजन का स्ट्रैटेजी है वो आपके अकॉर्डिंग ही होता है। सो आपको जो वर्क करें, आपके लिए शॉर्ट नोट्स वर्क करते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको पूरा बुक रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो करिए। तो एंड के 2 to 3 months आप सोलली मॉक टेस्ट एंड रिविजन को डिवोट कर दीजिए। एंड इन एडिशन टू दिस, नाउ प्रीलिम्स में एक पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा होता है CSAT। एंड CSAT
हम यूजुअली थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, बट ये काफ़ी बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आई माई सेल्फ हैव सीन सम स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड पेपर 1 बट कुडंट क्लियर पेपर 2. सो आई विल सजेस्ट कि आप CSAT को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए. स्पेशली अगर आप लास्ट 2 साल के CSAT देखेंगे तो आप देखेंगे दैट द पैटर्न हैज़ बीन चेंजिंग. देयर आर टफर क्वेश्चंस, देयर आर मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड CSAT थोड़ा टाइम पहले, देन it can down your confidence in the middle of the paper and then it can be a problem. So for CSAT, ज़रूरी नहीं है आपको CSAT के लिए कोचिंग लेनी है या आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है, बट येस प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आप CSAT में जो 3 एरियाज़ होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिक, यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स उसके अंदर. CSAT में आई थिंक क्योंकि आपको सिर्फ पास करना है, सो वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स कैन रियली हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एंड लॉजिक वॉज माई स्ट्रेंथ, तो मैं मैथ्स और लॉजिक के क्वेश्चन सबसे पहले करती थी. किसी का इंग्लिश स्ट्रेंथ होता है, वो इंग्लिश सबसे पहले करते थे. सो आप अपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, कुछ सर्टन स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोच लीजिए जो आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड लास्ट के 3 महीना हर हफ्ते में आप अगर 5 या 6 घंटे भी इसके लिए निकाल सकते हैं, उतना भी नहीं तो अगर आप 4 घंटे भी निकाल सकते हैं, तो आप CSAT की प्रैक्टिस उसमें करें, ताकि एंड तक जो क्रूशियल टाइम होता है कोर GS रिविजन का, आप उसमें CSAT पढ़ते हुए टाइम वेस्ट ना करें. ये मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में करा था, जिससे मैंने सीख ली. सो आई थिंक CSAT के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करती हैं. एंड अगर अब मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो मेरी बिगेस्ट लर्निंग इस पूरे प्रोसेस में ये है दैट आपके कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं जिनको आप और ज़्यादा इम्प्रूव करें, बेटर करें, सो दैट आप उसमें ज़्यादा स्कोर करें. पर आपके कुछ वीकनेसेस भी होते हैं इस प्रोसेस में, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल कि आप अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, see where you're going wrong and correct them in the process, ताकि आप बार बार सेम गलती ना करें एंड आप जहाँ पहले थे आप उससे ऊपर ही नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करें. तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को एक स्ट्रैटेजी की तरह डील करें. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड अब प्रीलिम्स पास आ रहा है, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करी. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू सो मच. And today I am back with my mains strategy. So ये मेरा second attempt overall था, but mains में मेरा पहला attempt था. तो मैंने काफ़ी गलतियाँ करी उस प्रोसेस में, मैंने काफ़ी गलतियों से सीखा, उन्हें सुधारा, और कुछ गलतियाँ फिर भी रह गई थी जो मेरे एक्चुअल एग्जामिनेशन में हुई, जो मैंने सोचा था जिनसे मैं सीख कर अगर मुझे दूसरा अटैम्प्ट लिखना पड़ता है तो मैं उनको यूज़ करूँगी. तो थैंकफुली मुझे वैसा नहीं करना पड़ा, बट जो भी मेरी गलतियाँ थी और जो सीख थी उनको इकट्ठा करके आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कुछ आपको टिप्स दूंगी जो शायद आपको मेंस में हेल्प करें. सबसे पहले मेरी मेंस की परफॉर्मेंस के बारे में. दिस टाइम आई हैव सिक्योर्ड 871 मार्क्स इन मेंस, एंड व्हाट वर्कड फॉर मी वाज दैट आई परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड आई स्कोर्ड अबव एवरेज इन एसे, पेपर 3 एंड एथिक्स. एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने अपने लॉ ऑप्शनल में वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स लिए, जो कि 298 हैं. सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दैट वर्कड फॉर मी. नाउ आई विल टॉक अबाउट माई मेंस स्ट्रैटेजी. सबसे पहले मैं आपको कुछ ब्रॉड लर्निंग्स बताना चाहूँगी जो मैंने इस प्रोसेस में सीखा. सबसे पहला, मैंने कॉन्शियसली एफर्ट करा कि मैं अपना ज़्यादा फोकस ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स सब्जेक्ट को दूं, क्योंकि प्रीवियस टॉपर टॉक्स को सुनकर और काफ़ी सारे मार्कशीट्स को देख के पिछले साल के मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है इन मार्क्स. सो क्योंकि मेरे पास कम टाइम था, मेरा ऑप्शनल प्रीलिम से पहले ख़त्म नहीं हुआ था, मुझे तकरीबन 2 महीने और लगने थे अपने ऑप्शनल में. क्योंकि मेरे पास कम समय था तो मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम को ऐसे यूज़ करूँगी कि मैं इन 3 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँ, एंड इट वर्कड फॉर मी. एंड सेकेंड, मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करूँगी, तो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने नवंबर से ही ऑलमोस्ट डेली मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करती थी, जिससे मुझे एक जनरल आइडिया मिला कि कैसे आंसर्स लिखने हैं. इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज जो मैंने करी जो मुझे बहुत हेल्प करी, वो थी कि जो प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर्स थे, स्पेशली GS 1 एंड 2, मैंने उनके मॉडल आंसर्स खुद से बनाए, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि 200 या 250 वर्ड्स में कितना लिखा जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली मैं उतना पढूं. मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप उतना लिख नहीं पाते हैं. तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस करके सीखा. एंड तीसरी चीज़ जो मैंने करी वो थी प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग सीरीज़ ज्वाइन करना, जिसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के काफ़ी पेपर्स लिखे, विच हेल्प मी अंडरस्टैंड कि हर पेपर का डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है.
मैं GS के पेपर्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, ऐसे, एथिक्स, GS 1, 2, 3 एंड ऑप्शनल। सो बहुत सारे आंसर राइटिंग कर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हर पेपर का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, कंटेंट सेम होता है पर हमें जिस तरह से उनको लिखना है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे अगर हेल्थ या एजुकेशन के बारे में आपको ऐसे लिखना है एंड सेम क्वेश्चन अगर पेपर 2 में आता है तो उसके डिफरेंट तरीके हैं लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे थोड़ा लैंग्वेज पेपर है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, या अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी को यूज़ करते हुए आपको अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को लैंग्वेज में फिट करना है। ये रिक्वायरमेंट GS 2 या किसी और पेपर का उतना नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लिखने हैं, आपको बुलेट पॉइंट्स में ऐड करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिमांड्स ऑफ ईच पेपर, ये मेरी हुई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। सो ये था मेरी ब्रॉड लर्निंग्स अबाउट द पेपर्स ऑफ GS। नाउ आई विल कम टू स्पेसिफिक पेपर्स। मैं सबसे पहले उनके सोर्सेज डिस्कस करूंगी एंड उसके बाद उनके आंसर राइटिंग में मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं ऐसे की बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस बार मेरे ऐसे में 146 मार्क्स हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से ही एक है, एंड ऐसे ने मुझे काफ़ी हेल्प करा मेरा स्कोर अप करने के लिए। सो मैंने ऐसे के लिए काफ़ी स्पेशल समय निकाला था। 4-5 चीज़ें जो मैंने करी। सबसे पहले मैंने पास्ट ईयर के टॉपर कॉपीज़ ऐसे की पढ़ी, ये जानना चाहा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। उससे मुझे ये पता चला कि सबसे पहले तो एक अच्छे ऐसे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होता है, जो ऐसे का जो हमें टॉपिक दिया होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसके बाद उसमें एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर बहुत ही डाइवर्स पॉइंट्स, बहुत ही डाइवर्स एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स को यूज़ करते हैं टू सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट ऑफ द ऐसे। एंड तीसरी चीज़ इज़ अ कंक्लूजन, जो मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी ऑल एनकम्पासिंग होता है, जितना भी ऐसे में मेंशन्ड होता है उन सबको ब्यूटीफुली एक पैराग्राफ में प्रीवियस ईयर टॉपर सम अप करते थे। सो जब मैंने ये 3 रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद जो मैंने सेकंड काम किया वो ये था कि जो भी करंट अफेयर्स चल रहे थे उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा था प्रॉबेबल टॉपिक्स हैं ऐसे इसके, उसकी मैंने खुद से एक लिस्ट बनाई। एंड वो कुछ प्रॉबेबल टॉपिक्स मुझे हेल्प कर गए, क्योंकि एक्चुअल एसेज उन पे एग्जैक्टली नहीं पर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे आ गए। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड वॉर काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये मैंने एक आइडेंटिफाई करा था। दूसरा, इनइक्वालिटी काफ़ी न्यूज़ में था, बिकॉज पिकेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें आइडेंटिफाई करा था कि इनइक्वालिटी इज़ इंक्रीजिंग। सिमिलरली एक्चुअल पेपर में पॉवर्टी पे आ गया, विच हेल्प मी थोड़ा। थर्ड, आई आइडेंटिफाइड कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ एंड इक्वालिटी काफ़ी न्यूज़ में था, जैसे साबरीमाला जजमेंट, देन ट्रिपल तलाक जजमेंट, अडल्ट्री जजमेंट। सो ये भी एक आइडेंटिफाई मैंने एरिया करा था, एंड जो मुझे हेल्प करा क्योंकि कस्टमरी मोरालिटी टॉपिक आ गया था एक्चुअल ऐसे में। सो मैंने कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे। फिर मैंने जो थर्ड काम किया वो था, इन सारे टॉपिक्स में आई स्टार्टेड कलेक्टिंग मटीरियल। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एक बारी में उस टॉपिक पे सब कुछ इकट्ठा करने के बजाय, मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मेंस के 3.5 मंथ्स थे, मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारा मटेरियल जहाँ मुझे जब जैसे मिलता था मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ कोटेशंस कलेक्ट करी टॉपिक वाइज, मैंने फैक्ट्स कलेक्ट करे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट करे, ताकि मैं उनको अपने ऐसे में सब्सटैंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकूं। ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने अपनी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैंने तकरीबन 10 से 12 ऐसेज लिखे होंगे। जो मैंने पहला ऐसे लिखा था, लिखते ही मुझे समझ आ गया था कि एक अच्छा ऐसे नहीं लिखा गया है। सो वो प्रैक्टिस से मुझे धीरे धीरे अपनी कमियों का पता चला। मैंने ऐसे चेक करवाए, मैंने अपने फ्रेंड्स से रिव्यूज़ करवाए। सो मुझे जो भी जैसे भी जहाँ भी रिव्यूज़ मिलते थे उन सबको मैंने इकट्ठा कर कर समझा, एंड धीरे धीरे मैंने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में उनको इंक्लूड करा। सो इवेंचुअली आई कुड माई सेल्फ रियलाइज कि मेरे एसेज की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई थी। इतना सब कुछ बोलकर मैं आपको ऐसे के बारे में 3-4 पॉइंट्स यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि ऐसे की रिक्वायरमेंट GS से अलग है। ये एक GS पेपर नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट्स और पॉइंटर्स उसके अंदर डालने हैं। आपको लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उनको इनकॉर्पोरेट करना है। इट शुड बी लाइक एन इंग्लिश पेपर और एन हिंदी पेपर, इट शुड बी लाइक अ लैंग्वेज पेपर, एंड अकॉर्डिंगली आपका उस पूरे ऐसे में एक फ़्लो रहना चाहिए। और वो फ्लो तब बेटर आता है जब आप ऐसे लिखने से पहले उसका एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लें। सो हमेशा ऐसे में जो 1.5 घंटा होता है उसके स्टार्टिंग में 20 मिनट्स अराउंड मैं एक ऐसे का स्ट्रक्चर बनाती थी, जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते थे उनको एक साथ लिखकर फिर उनको वेल स्ट्रक्चर करती थी, ताकि ऐसे फ्लो करे, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। सो ये चीज़ें मैंने अपने ऐसे के लिए करी जो शायद मुझे पे ऑफ करी हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू से अबाउट ऐसे।
नाउ कमिंग टू GS पेपर्स 1, 2, 3. सो GS पेपर 1, 2, 3 के अगर सबसे पहले मैं सोर्सेज की बात करती हूँ, सबसे पहला जो मेरा सोर्स था वो थे बेसिक बुक्स. मुझे ये प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पास प्रीलिम्स के बाद कम समय होगा GS को कवर करने के लिए, क्योंकि मेरा अभी ऑप्शनल 2/3 ऑलमोस्ट बचा था. मुझे ऐसे भी करना था, एथिक्स भी करना था. तो प्रीलिम्स के लिए जब मैं तैयारी कर रही थी, उसी के साथ साथ मैंने GS की तैयारी करी. फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कुछ चैप्टर्स के अंदर कमेटी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, या फिर पंचायत वाले चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी कमिटीज़ मेंशन्ड होती हैं. हम उन्हें स्किप कर देते हैं कि ये मेंस पर्सपेक्टिव से है, मेंस के लिए पढ़ेंगे. बट मैंने इस बार कॉन्शियसली डिसाइड करा था कि प्रीलिम्स की तैयारी करते करते मैं ये सारी टॉपिक्स को रिवाइज करते करते इनको याद रखूँगी, ताकि अगर मैं बाद में भी इन पे वापस नहीं आ पाती हूँ तो ये मुझे याद रहे. ये एक्सरसाइज मुझे बहुत हेल्प करी. एंड अभी जो 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के, आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सेकेंड चीज़ फिर जो मैंने करी, जो टॉपिक्स जो सिलेबस के होते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक से कवर नहीं हो रहे थे, उनके लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए. एंड काफ़ी ऐसे सारे टॉपिक्स हैं GS 1, 2, 3 में जो कवर नहीं होते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में. फॉर एग्जाम्पल, NGOs, SHGs, वल्नरेबल ग्रुप्स, देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे टॉपिक्स, एंड पेपर 3 के मेजॉरिटी टॉपिक्स. इन सब के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने उन टॉपिक को लिखा, गूगल सर्च किया, मुझे जो भी 3, 4, 5 वेबसाइट्स मिली, उन सब को पढ़कर मैंने जो भी मुझे रेलेवेंट लगा, मैंने खुद के नोट्स बनाए, उनको करंट अफेयर्स से खुद फिल करा. करंट अफेयर्स से उनको ऐड करना मेरे लिए ईजी हो गया था, क्योंकि मेरे न्यूज़पेपर नोट्स काफ़ी डिटेल्ड थे. एंड वो न्यूज़पेपर नोट्स ऑलरेडी GS के सिलेबस वाइज मैंने अरेंज कर रखे थे. इट वॉज ईजी फॉर मी टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स. दिस वॉज द सेकेंड थिंग दैट आई डिड. एंड दीज वर माई ब्रॉड सोर्सेज फॉर GS 1, 2, 3. And now coming to answer writing. Answer writing I realized was the key even for GS. What I did was, first I used to practice, like I mentioned before, 1 question every day since November. वो questions जो होते थे वो current affairs से जो भी related आते हैं, आपका insights पे अगर secure है या आपके कोई भी और source है, आप daily के जो newspaper notes से निकलते हैं आपके questions, आप एक question daily practice कर सकते हैं. And फिर मैंने prelims के बाद test series join करी. मैंने कोशिश करी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट दूँ. मेरा आंसर राइटिंग करते हुए कुछ ब्रॉड एम्स होते थे. सबसे पहला एम था, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको उसी टोन में आंसर करना. एंड इसीलिए जो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे क्रिटिकली एनालाइज या फिर डिस्कस, ये जो कीवर्ड्स होते हैं बहुत असेंशियल हो जाते हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. मैंने क्वेश्चन में जो पूछा होता था उसको आंसर करने के लिए सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती थी. माई सेकेंड प्रायोरिटी वॉज कि मैं जो पूरा पेपर है उसको मैं टाइम पे ख़त्म करूँ. आई नेवर यूज टू सिट फॉर 3.5 hours और 4 hours एंड मैं बैठ के अपना पेपर कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मुझे उसकी आदत हो जाएगी और मेरा 3 घंटे में पेपर ख़त्म नहीं होगा. अगर मेरे 3 घंटे में 16 क्वेश्चन हुए हैं या 17 क्वेश्चन हुए हैं, मैं उतने ही करके उठ जाती थी. इसमें मैं आपको बोलूँगी कि आंसर राइटिंग में बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इंश्योर दैट यू डोंट एक्सीड द टाइम लिमिट, ensure that you try and complete your paper within 3 hours. वो आपको एक्चुअल पेपर में बहुत हेल्प करेगा. मेरा इनिशियल जो अटैम्प्ट था वो सिर्फ 16 क्वेश्चंस का था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कुड अटैम्प्ट 18 to 90 क्वेश्चंस. एंड फाइनली एक्चुअल पेपर्स में मेरे सारे क्वेश्चंस हर पेपर के ख़त्म हुए थे, विच आई थिंक रियली हेल्प मी. इन एडिशन टू दिस, अ फ्यू पॉइंटर्स अबाउट आंसर राइटिंग इन माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले यूजुअली एक इंट्रोडक्शन एंड एक कंक्लूजन आंसर में अच्छा लगता है, क्योंकि इट हेल्प्स द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग. इट ईजेस द एग्जामिनर इनटू योर आंसर. आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें. इंट्रोडक्शन नीड नॉट बी टू ह्यूज, इट नीड नॉट बी टू एलैबोरेट. इंट्रोडक्शन के लिए मैं क्या करती थी कि यूजुअली अगर कोई टॉपिक मेंशन्ड है तो उसका डेफिनेशन या उसके बारे में एक लाइन या फिर कोई ऐसा क्लिंचिंग फैक्ट जो क्वेश्चन को बेस्ट एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है अबाउट फाइनेंस कमीशन एंड इट्स रोल इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो मैं एक स्टेटमेंट यूज़ करती थी कि फाइनेंस कमीशन इज़ द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया. ये उस क्वेश्चन को ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कर देता था.
एंड फिर बॉडी में मैं यूजुअली बुलेट फॉर्म में लिखती थी क्योंकि वो मुझे हेल्प करता था मेरा क्वेश्चन ख़त्म करने में। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के 3 से 4 पार्ट्स होते हैं, सो मैं 1 या 2 पार्ट्स को फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देती थी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सपोज कोई कमीशन मेंशन है, अगर फाइनेंस कमीशन का ही अगर एग्जांपल लेते हैं और अगर क्वेश्चन में उसकी मैंडेट पूछी गई है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मैंडेट इन पैराग्राफ फॉर्म, मैं कोई क्लाउड या सर्कल बनाकर आसपास से एरोज निकालकर बुलेट फॉर्म में उसका मैंडेट मेंशन कर देती थी। सो इट यूज्ड टू हेल्प मी सेव टाइम एंड इट ऑल्सो यूज्ड टू मेक माई आंसर मोर प्रेजेंटेबल। एंड फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन में यूजुअली एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना चाहिए। आप कोई बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है एक आंसर को अच्छे से कंक्लूड करता है आप उसको यूज़ करें। हाँ, ये जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन का फॉर्मेट है ये हर जगह नहीं एज सच इम्प्लीमेंट हो सकता है, स्पेशली जब आपके पास समय कम बच रहा हो पेपर ख़त्म करते हुए, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट आप कोशिश करें कि एक लाइन से आप स्टार्ट और एंड ज़रूर कर दें अपने क्वेश्चन को, जो कि एग्जामिनर को एक बिगनिंग एंड एक क्लोजर प्रोवाइड करेगा। सो ये था मेरा आंसर राइटिंग फॉर GS। नाउ कमिंग टू GS4। सो GS4 पे मैंने काफ़ी फोकस करने की कोशिश करी थी। मुझे क्योंकि GS4 की आंसर राइटिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि GS4 का पेपर ख़त्म नहीं होता है, केस स्टडीज ट्रिकी होती हैं। तो मैंने सोचा कि अभी सिलेबस स्टार्ट भी नहीं करा है, पर चलो पेपर देकर आते हैं। मैंने 1 या 2 पेपर विदाउट इवन बिगिनिंग माई सिलेबस दिया एंड आई रियलाइज कि इट वॉजंट वर्किंग फॉर मी। बट वो पेपर करने से मुझे थोड़ी सी पेपर 4 की डिमांड एडवांस में समझ आ गई थी एंड इसीलिए मैंने अपना सिलेबस फिर अकॉर्डिंगली करा। सो मेरे जो सोर्सेज थे पेपर 4 के लिए वो डाइवर्स थे, क्योंकि मुझे कोई भी एक सोर्स बहुत ही सेटिस्फाइंग नहीं लगा था। सो सोर्सेज के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस को पढ़ा, सिलेबस के जो कीवर्ड्स थे उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करा एंड उनके लिए मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए 3-4 सोर्सेज पढ़कर। जैसे अगर लेक्सिकन है, आप ऑनलाइन काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल आंसर्स होते हैं। सो अगर कोई भी टॉपिक है आपको उसके बारे में जितने पॉइंट्स मिल सके आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क कल्चर। सो वर्क कल्चर पे अभी तक शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सो वर्क कल्चर के लिए मैंने सबसे पहले वर्क कल्चर की डेफिनेशन ढूंढी। मैंने इंडिया में वर्क कल्चर क्या है उसके पॉइंट्स इकट्ठे करे, प्राइवेट में वर्क कल्चर क्या है, पब्लिक में वर्क कल्चर क्या है, इंडिया का वर्क कल्चर बाहर से कैसे डिफरेंट है। सो मैंने एक टॉपिक को ऐसे होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करी थी। मेरे कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, सो मुझे कुछ टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करने पड़े थे, बट दिस इज़ हाउ आई कवर्ड पेपर 4। अब मैं पेपर 4 की आंसर राइटिंग पे आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पेपर 4 की आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल फॉर 2 रीजन्स। फर्स्ट, पेपर 4 बहुत ही बड़ा पेपर होता है, उसको ख़त्म करना आसान नहीं है। किसी भी मॉक टेस्ट में मेरा 100% पेपर कंप्लीट हुआ ही नहीं था। एंड सेकंड, केस स्टडीज़ जो होते हैं उनको अटेम्प्ट करना थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज़ आती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, तो आपको उस प्रोसेस में कंफर्टेबल होने के लिए काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सो इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, मैंने काफ़ी सारे उसके टेस्ट अटैम्प्ट करे। अदर दैन द टेस्ट सीरीज़ मैंने केस स्टडीज़ खुद से भी अटैम्प्ट करी। मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को वो पढ़ाया कि उनका क्या टेक है उन केस स्टडीज़ पे, जो कि मुझे हेल्प करा। तो जो केस स्टडीज़ होती हैं एथिक्स की, उसके अंदर मेरा एक ब्रॉड पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था जो मेरे लिए वर्क कर रहा था। सबसे पहले मैं जो फैक्ट्स हैं या जो इशू है उस केस स्टडी का उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करती थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपसे डिफरेंट एथिकल प्रॉब्लम्स पूछ रखी हैं या स्टेक होल्डर्स पूछ रखे हैं, तो जो एक क्वेश्चन होता था कि जो डिमांड होती थी उसको मैं किसी फ्लो चार्ट या किसी फिगर को बनाकर एक्सप्लेन करती थी, ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे एंड मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो पाए एंड जगह भी कम यूज़ हो, क्योंकि एक्चुअल पेपर में मुझे थोड़ी जगह की कमी लगी थी एथिक्स के पेपर में। एंड इसके बाद जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती थी उसको मैं बुलेट फॉर्म या पैराग्राफ फॉर्म में लिखकर एक अच्छा सा कंक्लूजन देती थी। कंक्लूजन यूजुअली थोड़ा सजेस्टिव होता था, उसमें सजेशंस होते थे, वे फॉरवर्ड होता था टू शो दैट इट्स अ पॉजिटिव कंक्लूजन। सो दिस इज समथिंग दैट आई वर्कड आउट आफ्टर डूइंग माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो आप भी एथिक्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, स्पेशली बिकॉज एथिक्स में जो मार्क्स का डिफरेंस होता है वो काफ़ी हो जाता है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फेच हर वो मार्क जो आपको हेल्प करे अपना स्कोर अप करने के लिए। सो ये था मेरा GS4 की स्ट्रैटेजी एंड ये थी मेरी ओवरऑल मेंस की स्ट्रैटेजी। अब अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं तो सबसे पहले यही कि अगर आपके पास समय की कमी है तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपका कौन सा पेपर स्ट्रेंथ है, कौन सा पेपर वीकनेस है,
आपको बहुत ज़रूरी है अपनी वीकनेसेस को अप करना, क्योंकि आपको वो मार्क्स का गैप कवर करना है। सेकंड, अगर आपके पास समय कम है और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उन पेपर्स पे फोकस करें जो पेपर्स में मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसे। एंड तीसरी चीज़ इज़ आंसर राइटिंग। आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। अगर मेरे मार्क्स थोड़े बेटर हुए वो इसीलिए हुए क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करी। हम पढ़ते बहुत हैं, पर अगर हम उसको ठीक से लिख नहीं पाएंगे या ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हमारी पढ़ाई का उतना फ़ायदा नहीं रहता है। इसीलिए इंश्योर दैट आप पढ़ाई करने के साथ साथ सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर करने के साथ साथ इनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें टू इंश्योर दैट यू स्कोर मोर एंड मोर। So this was my broad strategy for mains, and I hope this was helpful for you. I will discuss my law optional strategy with everyone. A brief background. I have done my graduation in law from National Law University, Delhi. I've done my BA LLB honors from there, and thereafter I worked in a law firm for some time, and then I left my job and started my preparation for civil services. So today I'll talk about कि हमें optional कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, and accordingly. First, about how to choose an optional. I honestly believe कि इस पूरी preparation में, in my humble opinion, I think, the basic strategy is for you to identify your strengths and also your weaknesses. आपका optional subject ऐसा होना चाहिए जो आपकी strength हो, जिसको आपको पढ़ने में interest है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कोई scoring optional choose करिए. Yes, that is also one of the criterias, but I honestly think पहले आप अपना strength देखिए। जैसे for example आपका कोई graduation का subject, कोई सब्जेक्ट अगर आपने 3, 4, 5 साल पढ़ा है तो वो आपका स्ट्रेंथ होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लॉ लिया। दूसरा, आप कोई ऐसा सब्जेक्ट देख सकते हैं जो जीएस पढ़ते हुए आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और वो आप चाहें कि आप ऐसा ऑप्शनल लेना चाहते हैं। सो ऑप्शनल का आप चयन अच्छे से करिए, बहुत सोच कर, और अपने स्ट्रेंथ्स पे आप प्ले करिए। अब मैं सीधा लॉ ऑप्शनल स्ट्रैटेजी पे आती हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल लॉ था। सबसे पहले थोड़े बेसिक रिसोर्सेज एंड बुक्स की बात करते हैं। लॉ ऑप्शनल में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में सब्जेक्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ओवरऑल पहले अगर बुक्स की बात करें, आप अगर पास्ट ईयर पेपर्स को देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लॉ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जो लॉ के पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक होते हैं और बेसिक लॉ से डील करते हुए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हाई एंड बुक्स पढ़ने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मैंने वीएन शुक्ला एंड ए.के. जैन, जिनको हम दुक्की भी बोलते हैं अपने शब्दों में, मैंने ये 2 बुक्स को साथ में पढ़कर अपने खुद के नोट्स बनाए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए मैंने बार काउंसिल एग्जामिनेशन के कुछ मटेरियल आते हैं, उसके अंदर 10 पेज में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मैंने सिर्फ उतना पढ़ा था। इंटरनेशनल लॉ एक थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है क्योंकि इसका कोई एक सोर्स नहीं है, तो इसके लिए मैंने 3-4 डिफरेंट सोर्सेज को डिफरेंट टॉपिक्स के लिए पढ़ा था। सोर्सेज जैसे ए.के. जैन, सिंगला करके एक बुक आती है, एक एस.के. कपूर की बुक है, एंड ऑनलाइन सोर्सेज। ये था पेपर 1 के लिए मेजरली। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो पेपर 1 होता है वो ज़्यादा एनालिटिकल होता है, वहाँ पे ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे इट मेक सेंस कि आप एक से ज़्यादा सोर्सेज को पढ़कर खुद के नोट्स बना लीजिए। नाउ कमिंग टू पेपर 2। पेपर 2 में एज वी नो, फर्स्ट हाफ इज़ IPC एंड टॉट्स, सेकेंड हाफ इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मर्केंटाइल लॉ एंड कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स। ये सेकंड पेपर यूजुअली थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स के क्वेश्चंस थोड़े रैंडम हो जाते हैं। इसमें एज अ स्ट्रैटेजी आई विल सजेस्ट कि आप जो फर्स्ट हाफ है इस पेपर का, दैट इज़ IPC एंड टॉट्स, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ताकि जो हमें 3 क्वेश्चंस चूज़ करने होते हैं 2 हाफ्स में से, आप इस पोजिशन में हो कि आप 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकें, ताकि जो अनसर्टेनिटी होती है पेपर में आप वो रिड्यूस कर सकें। अब अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो IPC, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करना चाहती थी, तो मैंने पिल्लाई एंड ए.के. जैन को मिक्स करके पढ़ा था और नोट्स बनाए थे। टॉट्स के लिए मैंने ए.के. जैन जो दुखी होती है वही पढ़ी थी, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बुक बांग्या जो हमारी बुक होती है उसका शॉर्ट वर्जन है। जब ऑलरेडी आपके पास इतना है पढ़ने को तो आप बड़ी बुक्स के लिए मत जाइए, जब छोटी बुक से अगर काम चलता है तो। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने फिर से ए.के. जैन ही पढ़ी थी, और साथ में कुछ ऑनलाइन सोर्सेज जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑनलाइन देख लिए थे। मर्केंटाइल लॉ के लिए ये मेरा बहुत ही बड़ा सजेशन रहेगा कि आप मर्केंटाइल लॉ को बिल्कुल ना छोड़िए। इसमें यूजुअली सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और एजेंसी जैसी टॉपिक्स कवर होते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग होते हैं एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है।
इनके लिए आपको मार्केट में या ऑनलाइन अलग अलग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छोटे छोटे बुकलेट्स मिल जाएंगे, ऐसे 15-15, 20-20 पेजेस की। आप वो बुकलेट्स लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर इनकी एक कंबाइंड बुक भी आती है AK जैन की, आप वो भी ले सकते हैं। एंड फाइनली जो कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट है, ये सबसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी एरिया वाला टॉपिक है, जहाँ से अलग अलग एरिया से टॉपिक उठ के आते हैं। एंड पर UPSC ने आपको एक ऑलरेडी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वो सारे टॉपिक्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था, जैसे कि मैंने IPR एंड कॉम्पिटिशन लॉ, निशित देसाई एसोसिएट्स करके एक लॉ फर्म है, उनके PDFs आते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव PDFs हैं, एंड आप वहाँ से ये सब सोर्सेज पढ़ सकते हैं। सो ये थी मेरी पूरी बुक लिस्ट लॉ की। आई थिंक मुझे थोड़ा मेरा ग्रेजुएशन की जो नॉलेज थी वो इसमें हेल्प करी, बट मैंने अपने सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखे थे ताकि मैं मल्टीपल रिविजन्स कर सकूँ, बिकॉज लॉ के अंदर आपको केस लॉज, सेक्शन नंबर्स, आर्टिकल नंबर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट योर पेपर फ्रॉम अ पॉलिटी पेपर, फॉर एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट ओवरऑल। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास तैयारी करने के लिए अभी 1.5 साल है, आपने अभी स्टार्ट करा है, देन यू मस्ट स्टार्ट विद योर ऑप्शनल पेपर फर्स्ट, बिकॉज आपने पर अपना ऑप्शनल अगर साइड में करके रख दिया है, सो यू कैन कीप रिवाइजिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऑप्शनल करने के बाद आप मेंस एंड प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर सकते हैं। देयर विल बी नो ब्रेक in your flow for your preparation for prelims and mains, and immediately after your prelims then you can come back to your revision for optional. So I think optional subject A, because it is your own subject, B, because वो subject में marks के difference बहुत ज़्यादा हो जाते हैं and it can be very scoring. You should focus on your optional a lot. There are 2 papers in mains, so it becomes important. Now coming to answer writing for law papers specifically, इफ़ यू एनालाइज पास्ट ईयर के कुछ पेपर्स, देन 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं लॉ के पेपर में। वन इज़ एप्लीकेशन बेस्ड, जो थोड़े कम होते हैं, वो पेपर 2 में ज़्यादा मिलते हैं, एंड दूसरे थ्योरेटिकल या फिर क्रिटिकल एनालिसिस जैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर हम सबसे पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, सो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दूंगी तो आपको शायद बेटर समझ में आएगा। 2018 का जो पेपर था इस साल का, जिसमें पेपर 2 में IPC के अंडर एक फैक्ट सिचुएशन थी गैंग रेप जो ऑफेंस है उसके ऊपर, एंड उसके अंदर उन्होंने एक पूरा फैक्ट सिचुएशन दिया था, एंड वी हैड टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन दैट ऑफेंस। सो ऐसे सिचुएशंस और ऐसे केसेस के अंदर मेरा पैटर्न होता था कि एग्जामिनर को बहुत ही क्लियरली एक केस लॉ की तरह वो टॉपिक समझ में आए। सो आई यूज्ड टू गो स्टार्ट लाइक आई यूज्ड टू गिव फैक्ट्स इन ब्रीफ इन 2 लाइन्स। उसके बाद आई यूज्ड टू मेंशन द इश्यूज। इश्यूज आर एसेंशियली व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, हियर द इशू वॉज what is the liability of so and so persons. Then before coming to the facts directly, आपको एग्जामिनर को उस एरिया का पूरा लॉ समझा देना चाहिए। तो थर्ड पार्ट ऑफ such an answer should be the legal position, जिसके अंदर आप सेक्शन नंबर्स लेके आइए IPC से, आप डिफरेंट केस लॉज लेकर आइए, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपको पूरा लॉ इस पर आता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन में हम गलती कर दें, पर अगर आपको लॉ पता है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। फिर आपका लास्ट पार्ट होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ द लॉ टू द फैक्ट सिचुएशन एंड योर कंक्लूजन। सो इधर आप बोलेंगे जैसे एज हैज़ बीन मेंशन्ड अबव, दिस इज द लीगल पोजिशन, एंड अप्लाइंग सच लीगल पोजिशन टू द लॉज, दिस इज वॉट शुड बी द रिजल्ट। सो ये मेरा पैटर्न है। आई थिंक मोस्ट हम लोगों का पैटर्न होता है टुवर्ड्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा होते हैं। इनको आंसर करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। सबसे पहले आप पिछले 5 से 6 साल एटलीस्ट इनके जो पेपर्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करके एक मॉडल आंसर्स बना लीजिए। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ये किया था एंड इट रियली हेल्प मी, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप नोट करेंगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एवरी ईयर। सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन अ चांस वेयर यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ से 10, 20, 30 क्वेश्चंस जो एज इट इज़ उठ के पेपर में आप लिख सकते हैं। और अगर आप अब स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग की बात करें, सो आई गिव यू अगेन एन एग्जाम्पल। पेपर 1 के अंदर इस बार देयर इज अ क्वेश्चन दैट क्रिटिकली इवैल्यूएट द चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस केस के अंदर आप इस आंसर के अंदर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चन में क्या मांगा है। They've asked you 2 things. First is the changing position of law under Article 12 of the Constitution, and second is the critical analysis. So in such questions, you should be very sure that you're able to cover a spectrum
of laws and case laws with respect to Article 12. Starting from the very basic propositions initially which used to say कि सिर्फ sovereign functions होते हैं state, and then eventually जैसे जैसे हमने उनको broaden करा है, so you should cover that spectrum, and in last 1 or 2 paragraphs you should critically evaluate it. So इसी तरह के mostly questions रहते हैं. एक situation जो मुझे लगता है मैंने face करा था, काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पॉलिटी के क्वेश्चन से ओवरलैप करते हैं, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट दोज क्वेश्चंस. तो लॉ के पेपर के आंसर्स को लॉ जैसा बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स एंड सेक्शन नंबर्स एंड केस लॉज को लिख सकें. एंड ये कहना आसान है, बट आई नो मुश्किल हो जाता है याद करने के लिए. बट इससे डील करने के लिए मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे. So हर important subject के लिए I had a list of important articles and sections. I used to write just the headings of those sections so that मेरे को पढ़ते ही याद हो जाए. And उसके बाद I had a list of case laws divided subject wise, subject and topic wise. So that as soon as I see कि Article 12 के ऊपर कोई question आया है, I will go back and suddenly in my head I will revise all the case laws जो Article 12 से deal करते हैं. So especially law के लिए I think having a case list and a list of section and article numbers will really help you for making your answers a proper legal answer, because it should be filled with authorities. Now coming to the question of answer writing practice and test series, थोड़ा unfortunately I do मतलब law की series उतनी ज़्यादा available नहीं है market में, but there are some institutes जो series देते हैं and आप उन institutes को join कर सकते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉ के लिए अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं और आप खुद के आंसर्स को पढ़ कर अगर कंपेयर करते हैं, कुछ बुक्स में मॉडल आंसर्स भी दिए होते हैं, तो पास्ट ईयर पेपर्स से बेटर प्रैक्टिस लॉ ऑप्शनल के लिए नहीं हो सकती है. सो आई डोंट थिंक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इज़ एसेंशियल, बट यू कैन. मैंने ज्वाइन करी थी बिकॉज मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी, तो आप कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन कोचिंग और सेल्फ स्टडी. Now coaching or self-study का question varies from person to person. It varies from the comfort level of person to person. I think I can broadly divide us candidates into 2 categories when it comes to law optional. Some of us who have done our graduation in law, and कुछ हम जो हमारा graduation किसी और subject में है, but we have chosen law as our optional. So वो बच्चे जिनका graduation law में है, मेरा honest belief है कि उनको कोई coaching की ज़रूरत नहीं है. आप already 3 से 5 साल law पढ़कर आ चुके हैं. And law की जो basic books हैं, they're very easy to understand. Parents are very easy to understand. So I don't think coaching में आपको अपना समय लगाना चाहिए. उतना ही टाइम आप खुद से पढ़कर अपने नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है. मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी लॉ को पढ़ने के लिए, बट वो बच्चे जिन्होंने लॉ ऑप्शनल अलग से चूज़ करा है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लॉ काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है फॉर अ न्यू कमर, फॉर यू टू मेक इट ईजियर फॉर यू, you can do both self-study or you can go for some coaching or some guidance or some online videos which can help you understand the basics of law. Once you catch hold of the basics of law, it will not be a problem for you. And if I have to, this was all about the basics of law optional, but अगर मुझे कुछ overall आपको guidelines देनी है, तो सबसे पहला यही कि try and complete your law optional as soon as possible. Try and keep your sources as limited as possible, because जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो वर्ड लिमिट होती है, उसके अंदर यू कैन नॉट पुट अ लॉट. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यही होगा कि आप कम करें. लॉ ऑप्शनल पढ़ने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस लॉ का ग्रेजुएशन का वो इसमें कवर कर देते हैं. सो आपको 3 से 4 महीने कम से कम लग सकते हैं. इट्स ओके अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, मुझे शायद इससे ज़्यादा ही टाइम लगा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. आपको जो कंफर्ट लेवल है उस पर करें, पर अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज ऑप्शनल को बाद में रिवाइज करने के लिए नोट्स ही काम आते हैं. बुक्स विल बी टू बल्की फॉर यू टू रिवाइज इन द एंड. एंड एज फार एज आंसर राइटिंग गोज, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो वर्ड्स यूज़ करें वो लीगल टर्मिनोलॉजी हो. जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सही यूज़ नहीं होता है वर्ड का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सही यूज़ होता है. तो इस तरह के कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो अगर आप कैच कर लेंगे तो आपके लिए लॉ ऑप्शनल में ईजी होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑप्शनल. यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस. थैंक यू.